dear students. So our next topic is enzymes. Okay, catalyst already we have completed, and next one it is enzyme. So what are enzyme actually? Okay, so enzymes जो होते हैं बच्चों, enzymes होते हैं, they are biological catalyst. Okay, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए वी नीड अ कैटलिस्ट, बट किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए वी नीड अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंड दैट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज एंजाइम. ओके, ये एंजाइम होते क्या हैं? ये एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं. क्या होते हैं? दे आर प्रोटीन. सो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ऑल एंजाइम आर प्रोटीन. सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन है, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम. सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है. ओके, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम. ओके, नाउ ये जो एंजाइम होते हैं बच्चों, इनका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है ना, मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा होता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, या किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को ये कैटालाइज कर सकते हैं. क्योंकि ये प्रोटीन होते हैं बच्चों, तो किसी भी प्रोटीन का एक नेचर होता है जो कहता है कि वो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देता है ना. कोई भी प्रोटीन क्या करेगा? अपनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को लॉस्ट कर देता है. जैसे हम लोग घर में दाल वगैरह कुछ भी खाते हैं. ओके, अब वो दाल में प्रोटीन तो होता है, बट हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग उस दाल को रॉ खा रहे हैं, देन ओनली वी आर गेटिंग द प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन. अदरवाइज वो प्रोटीन क्या हो जाता है? डीनेचर हो जाता है, वो अपने स्ट्रक्चर को लॉस्ट कर देता है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी उसकी लॉस्ट हो जाती है. तो एंजाइम भी बच्चों ऐसे ही होते हैं. अगर हम लोग देखें तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ ये 37 डिग्री पर बेसिकली होता क्या है? ये कैटलिस्ट बहुत अच्छे से काम करते हैं, है ना, बहुत प्रॉपर्ली काम करेंगे. मतलब हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में जैसे ही हम लोगों ने फूड को इनटेक किया है, तभी से इन एंजाइम्स की एक्टिविटी शुरू हो जाती है. ओके, जैसे आपको पता है कि माउथ में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च के डिकम्पोजिशन में, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है. तो हमारी पूरी बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो इस एंजाइम पर ही डिपेंड कर रही है. बट व्हाट हैपन व्हेन, जब हमको फीवर होता है, तब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 37 से एक्सीड कर जाएगा. वो जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ा, वैसे ही ये एंजाइम्स जो रहते हैं वो अपनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देते हैं. इसीलिए बच्चों डॉक्टर्स क्या बोलते हैं जब भी उनको फीवर आता है, तब बोलते हैं हैवी नहीं खाओ, आप लाइट फूड खाओ, दलिया खाओ. क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम हमारे अंदर का जो डाइजेशन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है. और वो डिस्टर्ब क्यों हो जाता है? बिकॉज दिस एंजाइम्स आर नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपर्ली. इन एंजाइम को जो टेम्परेचर चाहिए था, है ना, वो टेम्परेचर इनको नहीं मिल रहा है. जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी वो ऑप्टिमम टेम्परेचर इनको नहीं मिल रहा है. ओके, अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हमारी बॉडी में ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है 37 के अगर ऊपर हम लोग चले गए, ये रिएक्शन आप देखिए केमिकल रिएक्शन होने के लिए अ लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. ओके, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा चला गया तो हमारी बॉडी के अंदर है क्या? सेल है, टिश्यू है, प्रोटीन से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सब कुछ डिकम्पोज हो जाएगा. तो हमारी बॉडी में इन रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए वी नीड एंजाइम, क्योंकि वो एंजाइम लो टेम्परेचर पर ही हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली वर्क कर सकते हैं. ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों हम लोग जहाँ पर एंजाइम एग्जैक्टली यूज हो रहे हैं. नाउ वेरी फर्स्ट वन इट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. ओके, केन शुगर जो होता है बच्चों वो क्या होती है? सुक्रोज होती है ना. C12H22 O11 plus water, it will give you C6H12O6 plus C6H12O6. you will get glucose and fructose, दोनों मिलेंगे आपको. और यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है इन्वर्टेज. जनरली जो एंजाइम होते हैं बच्चों उसके पीछे सफिक्स लग जाता है एज, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें. अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने इसको इन्वर्टेज नाम क्यों दिया? इन्वर्जन क्यों बोला है? क्योंकि ये जो केन शुगर होती है ना बच्चों, इस केन शुगर को हम लोग इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर. अब इसको इन्वर्ट शुगर क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पे हमको ग्लूकोज मिल रहा है और फ्रक्टोज मिल रहा है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है ना. यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है उसमें से ग्लूकोज जो है वो आपका लीवोरोटेटरी है और फ्रक्टोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है.
ओके, नहीं सॉरी, ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रक्टोज जो है वो लीवो रोटेटरी है। अब यहाँ पे ये जितना डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ओके, लेकिन जितना डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उससे कहीं ज्यादा ये लीवो रोटेटरी है, तो ओवरऑल मिक्सचर आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेक्स्ट्रो से लीवो में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ने कहा है। बाकी जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं ये सब चीजें आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज इन्वर्टेज। नेक्स्ट आता है बच्चों, हमको चेंज करना है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में। ओके, तो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में अगर हम लोग चेंज करेंगे C6H12O6, ओके, ये चेंज हो गया हमारा C2H5OH में, और यहाँ से आपको मिल जाएगी, अच्छा ये कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, C2H5OH के 2 C2H5OH मिलेगा आपको और 2 CO2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपका ग्लूकोज चेंज हुआ है इथाइल अल्कोहल में, और जो एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज जाइमेज। ओके, जाइमेज एंजाइम यूज हो रहा है। बेसिकली अगर आपको ध्यान हो तो ये चीज क्या है, बेसिकली हमारी ये आपका फर्मेंटेशन है शुगर का। शुगर का फर्मेंटेशन करोगे तो शुगर आपकी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इथाइल अल्कोहल में। ओके, फ्रूट अल्कोहल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, हाँ फ्रूट अल्कोहल जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टार्च टू माल्टोज। स्टार्च से माल्टोज हम लोग बना सकते हैं। स्टार्च का फॉर्मूला आता है C5H10O5, इसकी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट इसलिए n हम लोग लिखेंगे, C5H10O5 प्लस वाटर, ये आपको देगा C12H22O11 होल n। ओके, तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है हमारे, या फिर होल n में लिख के आप लोग इसको n नंबर ऑफ लिख सकते हैं। स्टार्च से माल्टोज बन रहा है और एंजाइम यहाँ पर यूज हो रहा है माल्टेज। ओके, माल्टेज आप लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड। ओके, इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने की जो प्रोसेस है, यहाँ पर एंजाइम नहीं लगता है बच्चों, यहाँ पर एक बैक्टीरिया लगता है जिसको हम बोलते हैं माइकोडर्मा एसिटाई, है ना, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज माइकोडर्मा एसिटाई। माइकोडर्मा एसिटाई ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है यूरिया डिकम्पोज होता है अमोनिया और CO2 में। तो यूरिया क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है अमोनिया और CO2 में, तो एंजाइम यहाँ पे जो यूज होगा दैट इज यूरिएज। नेक्स्ट, प्रोटीन टू पेप्टाइड इन स्टमक। तो स्टमक में आपका क्या क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है, 3 चीजें होती है। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है स्टमक में प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करने के लिए, तो पेप्सिन इज नीडेड, यू नीड पेप्सिन एंजाइम ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट, प्रोटीन टू अमीनो एसिड इन इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, है ना, और जहाँ पे प्रोटीन जो रहता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में जो टूटता है वो टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। तो यहाँ जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज ट्रिप्सिन। एंड कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, तो आपको सभी को पता है मिल्क टू कर्ड, लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलाई, है ना, लैक्टोबैसिलाई हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है हमारा, और उसी का हम लोग यूज करेंगे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। तो बच्चों ये क्या है, ये सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, इसमें सभी में एंजाइम्स यूज हो रहे हैं। अब इन एंजाइम्स में डेफिनेटली कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, उनको देखने हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिसिटी, जैसे कैटालिस्ट था हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब हम लोगों को सपोज करो यूरिया को तोड़ना है अमोनिया और CO2 में, और मेरा मन है यूरियस लेने का मन ही नहीं है, मेरा तो मन है ट्रिप्सिन को लेने का, तो क्या ट्रिप्सिन वर्क करेगा, it is not going to work children। यहाँ पर ट्रिप्सिन वर्क नहीं करेगा। if you need urease then you have to take urease only because they are also highly specific in nature। okay, so if you need urease, आप ट्रिप्सिन ले रहे हैं, the reaction is not going to catalyze over here, so it is highly specific in nature। next होता है हमारा efficiency। efficiency बहुत ज़्यादा efficiency होती है बच्चों एंजाइम्स की, ये किसी भी रिएक्शन को 10⁻20 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट, स्मॉल क्वांटिटी, वैसे वहां पर दिया था वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ रिएक्शन, यहाँ पर भी क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज मिलियन ऑफ रिएक्शन, काफी सारे रिएक्शन को वो कैटलाइज कर सकता है एंजाइम। नेक्स्ट, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच।
So optimum temperature it is 37 degrees Celsius and optimum pH it is 7.2 समथिंग चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, या 7 जो है न्यूट्रल pH जो रहता है वहीं पर वो वर्क करेगा। अब क्या हुआ, 37 के ऊपर लेकर गए है ना, और pH को एसिडिक तक लेकर गए, 7 से नीचे लेकर गए, तो उन दोनों ही केसेस में आपका जो एंजाइम है, बिकॉज एंजाइम इज प्रोटीनियस इन नेचर, एंजाइम डी नेचर हो जाएगा। तो एंजाइम हाई टेम्परेचर पे और एसिडिक मीडियम में डी नेचर हो जाता है, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देता है। लेकिन वही अगर आपका लो टेम्परेचर है तब भी आपका एंजाइम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पर आपका जो एंजाइम रहेगा वो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा। एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए कुछ ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच की जरूरत होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इट इज एंजाइम एक्टिवेटर। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कैटलिस्ट में प्रमोटर बताए थे, यहाँ पर एंजाइम में भी एक्टिवेटर होते हैं ना। तो बच्चों कोई से भी एंजाइम में दो पार्ट होता है, एक उसका प्रोटीन पार्ट होता है और एक उसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ओके, एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप दो टाइप के हो सकते हैं, इट कैन बी इनऑर्गेनिक और इट कैन बी ऑर्गेनिक, दो हो सकते हैं। इफ इट इज इनऑर्गेनिक इसको हम लोग कोफैक्टर बोलेंगे या कोएंजाइम बोलेंगे, एंड इफ इट इज ऑर्गेनिक हम लोग इसको एक्वाएंजाइम बोलेंगे। तो ये कोफैक्टर और एक्वाएंजाइम इनका काम क्या है कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो दैट कैन बी ऑर्गेनिक और दैट कैन बी इनऑर्गेनिक, दोनों ही हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एंजाइम इनहिबिटर एंड एंजाइमेटिक एंजाइम पॉइजन। तो एंजाइम इनहिबिटर या एंजाइम पॉइजन क्या हो गए हमारे, जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रमोट ना करके उनको क्या करें, एंजाइम को प्रॉपर्ली वर्क ना करने दें। जैसे आप लोगों को ध्यान है तो ड्रग वाला चैप्टर आप पूरा पढ़कर आए हैं, तो ड्रग क्या करता है, ड्रग एंजाइम की जगह खुद ले लेता है और ड्रग प्रॉपर्ली वर्क नहीं करने देता है एंजाइम को। तो इट विल वर्क एज एंजाइम इनहिबिटर, ड्रग विल वर्क एज एंजाइम इनहिबिटर, जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है। ओके, नाउ जैसे हम लोगों ने कैटलिस्ट में देखी थी कि वो किसी थ्योरी पर बेस्ड था, वैसे यहाँ पर एंजाइम में भी जो थ्योरी लगती है दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज लॉक इन की थ्योरी। लॉक इन की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअली क्या रहता है, यहाँ पर होता है रिएक्टेंट नहीं होता है बच्चों, यहाँ पे रिएक्टेंट की जगह हम लोग एक और नई टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है, वो सबस्ट्रेट एंजाइम से रिएक्ट करता है, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, और ये आपको देता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर मिलता है हमको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारा चेंज हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, आपको एंजाइम अलग मिल जाएगा और आपको प्रोडक्ट अलग मिल जाएगा। नाउ जैसे कैटलिस्ट एट द एंड रिकवर हो जाता है, वैसे ही एंजाइम भी एट द एंड हमको फिर से मिल जाता है। इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज a large number of reaction, a million of reaction we can say. So here enzyme और product ये दोनों ही अलग हो गए हमारे। अब यहाँ पर क्या रहता है, जैसे लॉक इन की थ्योरी, जैसे हर ताले के लिए एक चाबी होती है बच्चों, वैसे ही हर एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम हमारे पास में, दिस इज योर एंजाइम, और हम है ना, दिस इज एंजाइम, और हमारे पास में दो सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट ये है और एक सबस्ट्रेट ये है। अब आपको इसमें से कौन सा फिट होता हुआ नजर आ रहा है, ऑब्वियसली बात है कि यही सबस्ट्रेट इसमें फिट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ जाएगा, बिकॉज सबस्ट्रेट का शेप डिसाइड करेगा कि वो एंजाइम की एक्टिव साइट, ये जो साइट होती है जहाँ पर ये सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है, उस एंजाइम की साइट को हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। तो कौन सी एंजाइम के एक्टिव साइट में कौन सबस्ट्रेट जुड़ता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले बनता है हमारा क्या, ये हमारा बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये हमारा बन जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड फाइनली आपका ये
एंजाइम अलग हो गया और आपके ये प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज योर एंजाइम। ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के एक्टिव साइट पर अटैक करेगा, then it will form enzyme substrate complex. Finally this enzyme substrate complex changes to enzyme product complex. enzyme product complex आपका ब्रेक हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। so this is the mechanism of lock and key theory और this is the mechanism of enzyme। अगर आपको एंजाइम मैकेनिज्म आता है तो उसमें आप लोग लॉक एंड की थ्योरी ही लिखेंगे। okay, so this is all about enzyme children। so we have completed our second part also। as earlier also I have told you कि इसमें चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज द एब्जॉर्प्शन पार्ट जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड वन इज दिस इज द कैटालिसिस पार्ट जहाँ पर एंजाइम कैटलिस्ट हम लोगों ने देखे, जियोलाइट्स देखे। एंड द थर्ड पार्ट इज द कोलॉइड्स जो इसका सबसे बड़ा पार्ट है एंड सबसे इजी पार्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो आप लोग इतना कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियोस जो रहेंगे आपके वो हमारे कोलॉइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये कंप्लीट हुआ आपका टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।